हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी जो डीएसएसबी पीजीटी फीमेल वर्ग का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें कई छात्रों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि हमारे वीडियो लेक्चर से उन्हें फ़ायदा मिला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये चैनल काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है, इसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जो लोग इस चैनल से थोड़ा सा लेट जुड़े हुए हैं और कई छात्रों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इस चैनल में किन किन चीज़ों की तैयारी की जाती है, तो मैं बता दूं कि जितना भी मैंने वीडियो लेक्चर तैयार किया है उसमें यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जितनी भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं होती हैं, हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी जिन पाठ्यक्रमों में होता है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके अलावा जो जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, यूपी हायर एजुकेशन, तो तमाम प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित परीक्षाओं के बारे में चर्चा की जाती है। साथ ही में सामान्य हिंदी के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोज लेक्चर अपलोड किए हैं। उम्मीद है कि जिनको जिस वीडियोज की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर मिल सकती है। तो कन्फ्यूजन अपने दिमाग में न रखें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल जानकारी दी जाए ताकि आपके अंदर एक समझ भी विकसित हो। इस चीज़ को विकसित करने के लिए मैंने जहाँ जहाँ से पढ़ाई की, खासतौर से बीएचयू और जेएनयू से, वहाँ के जो भी पढ़ने का सिस्टम है, पढ़ने का तरीका है, उसका यूज करते हुए मैं एक पूरक छात्र हित में काम करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने जेएनयू के एमए हिंदी एंट्रेंस की कैसे तैयारी करें, तो जेएनयू से केवल एमए जो लोग करते हैं वही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वह एक पूरक विश्वविद्यालय के रूप में है। दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्र भी वहाँ के छात्रों से जुड़कर नई नई चीज़ों के साथ तैयारी करते हैं, नई नई चीज़ों को जानते हैं। तो मेरी भी यहाँ पर कोशिश है उसी पूरकता को बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और किसी भी कन्फ्यूजन में आप नहीं रहेंगे। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बनाने चाहिए, और एक अलग दृष्टिकोण से आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं। लोग ट्रिक्स के माध्यम से भी बताने की कोशिश करते हैं। अभी मैं ऐसे यूट्यूब खोला था तो उसमें देखा एक लेडीज़ टीचर हिंदी साहित्य पढ़ा रही थी, तो उसमें उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यास का एक नाम बताया, प्रेमालय। तो काफ़ी मैं परेशान हुआ कि प्रेमालय नाम से उपन्यास कौन सा है, लेकिन उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर थे। तो गलत जानकारी मेरी कोशिश रहती है कि चैनल पर न दिया जाए। पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि उपस्थित हूँ। एक आध दो तथ्यात्मक चीज़ें गलत हो जाती हैं तो उसको पुनः सुधारा जा सकता है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूँ उसमें बातचीत करूँगा कि जो महत्वपूर्ण संस्थाएँ, सभाएँ और उनके संस्थापक हैं उन पर विचार कर लिया जाए, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। संस्थाओं का स्थापना वर्ष के हिसाब से क्रम पूछ दिया जाता है। विकल्प में 3 संस्थाओं का नाम दे देगा और क्रम के अनुसार कभी कभी उन संस्थाओं के संस्थापकों का नाम पूछ लेता है, या फिर कहाँ पर स्थापित हुई हैं उनसे संबंधित भी सवाल आ जाते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन सटीक रूप से कैसे किया जाए आधुनिक काल के बारे में उसी में है। इसके पहले मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज पत्र पत्रिकाओं के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। आज मैं संस्थाओं के बारे में चर्चा करूँगा ताकि जब आधुनिक काल को विधिवत तरीके से पढ़ना शुरू किया जाए टॉपिक वाइज, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जैसे मैं किसी पत्र पत्रिका का नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में आए कि ये अचानक कहाँ से आ गया। क्योंकि जब कहानी आप पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कि किन्हीं न किन्हीं पत्र पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हुई हैं। तो सवाल पूछा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए कि उसने कहा था सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, या फिर ग्राम नामक जो कहानी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मैं पढ़ाने का अलग शैली यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ कि पहले जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब मैं टॉपिक पे चल रहा हूँ कि जो संस्थाएं हैं या फिर सभाएं हैं और उनके संस्थापक कौन कौन से हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो 2 तरीके के संस्थाओं को मैंने देखा। एक संस्था जिसके संस्थापक, स्थापना वर्ष और स्थान का एकदम क्लियर है कि कहाँ पर है, और दूसरा केवल संस्था है और उनके संस्थापक का नाम है और जगह का नाम है, उसमें स्थापना वर्ष नहीं है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जो एकदम क्लियर है, जिसका स्थापना वर्ष पता है, संस्थापक का नाम पता है और जगह का नाम पता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले जो संस्था है उसका नाम है, उसकी जो स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, जिसका नाम है नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी
सभा, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी काशी में, काशी, कई बार इसको वाराणसी भी लिख दिया जाता है। इसके जो संस्थापक थे, इसमें कुल 3 संस्थापकों का नाम आता है, जिनको कि मैं एक सूत्र बनाया था, उसको आप ध्यान में रख लीजिए। RSS, आर से हो गया राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र। कई बार पूछ देता है कि नागरिक प्रचारणी सभा से कौन कौन संबंधित थे, ठीक है। विकल्प में इन तीनों का नाम दे देगा और एक दूसरे का नाम दे देगा जो कि उससे संबंधित नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरा है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। तीसरे हैं शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह। कई बार इनके नाम के पहले भी ठाकुर शिव कुमार लिख देता है कई किताबों में। तो आप ध्यान दीजिए कि 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे ये 3 लोग थे। नागरिक प्रचारणी सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, उनका नाम था, प्रथम अध्यक्ष का नाम था राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, इन्हीं को प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिए। अब नागरिक प्रचारणी सभा के प्रमुख कार्य रहे हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला इसका जो कार्य था कि संपादन करना। जब मैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में बतला रहा था तो सन 1896 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी पत्रिका निकली थी, तो यहीं से वो प्रकाशित हुई थी। दूसरा था इतिहास लेखन करना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी शब्द सागर नाम से सर्वप्रथम यहीं से प्रकाशित हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास लेखन की बात करने लगी, ठीक है। तीसरा कि यहाँ पर पुस्तकों का निर्माण हो रहा था, पुस्तक बनाई जा रही थी, पुस्तकों का निर्माण। फिर ग्रंथावली संपादन हो रहा था, ग्रंथावली संपादन। आप पढ़े होंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखबानी नाम से उन्होंने संपादन किया है, या फिर माता प्रसाद गुप्त का नाम सुने होंगे। तो यहाँ पर शोध कार्य भी हो रहे थे, ठीक है। अगला जो है शोध कार्य, जो आज हम PhD करते हैं, वो उसकी शुरुआत नागरिक प्रचारणी सभा से ही हो गई थी, ठीक है। शोध कार्य हो रहे थे। फिर इसके बाद लिपि का प्रचार प्रसार, यहाँ पर पहले से जुड़ा हुआ है नागरी, मतलब देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। और सातवां था साहित्य समृद्धि की बात हो रही थी। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नागरिक प्रचारणी सभा की उपलब्धियाँ रही हैं। उन उपलब्धियों को हर छात्र को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने बताया किसी न किसी एग्जाम में आपको 100% इससे सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी जल्दी से आप ले सकते हैं। नागरिक प्रचारणी सर्वप्रथम 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्तमान समय में इसकी थोड़ी हालत जर्जर सी है, कोशिश की जा रही है इसका जीर्णोद्धार करने का, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ही ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब हम जो दूसरी प्रमुख स्थापना हुई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि सन 1910 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन। आप लोग अपने नोट्स पे इसको क्रम वाइज लिखते जाइएगा। 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकी स्थापना प्रयाग में हुई थी। प्रयाग, जिसका कि वर्तमान में नाम प्रयागराज है। इसको इलाहाबाद भी कई बार ऑप्शंस में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए, प्रयाग में हुई थी। इससे 2 लोग जुड़े हुए थे। पहला तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में MM याद कर सकते हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। इन दोनों का नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबंधित है। इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपना अहम रोल अपनाया। इसके साथ ही इन्होंने हिंदी प्रदेश में तो हिंदी को विकसित करने की कोशिश की, साथ में अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिए। और इन्हीं के नाम पर इलाहाबाद में ही राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है, जो कि एक डिस्टेंस कोर्स पर आधारित विश्वविद्यालय है, ठीक है। हम अगली संस्था के बारे में चर्चा करते हैं, जो जिसका स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, जिसका नाम है दक्षिण भारत
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो कि चेन्नई में स्थित है। कई बार आपको एग्जाम में मद्रास भी लिखा आ सकता है। इसके जो संस्थापक थे, इसके गठनकर्ता थे, उनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन किया था। सन 1918 में इंदौर में एक सभा का अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने ये निश्चित किया कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार करने की ज़रूरत है, एक सभा का गठन करने की ज़रूरत है। उसी को ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया। और ये कहा जाता है कि जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, उनके विरोध में इनका गठन किया गया। ठीक है, आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि महात्मा गांधी भारत में 1915 में आए थे और पूरा उन्होंने भारत का भ्रमण किया, और जो उनको चीज़ों की ज़रूरत लगी कि क्या क्या सुधार करना है, उसमें उन्होंने भाषा के क्षेत्र में भी अपना काफ़ी रोल निभाया है। उसमें इन्होंने इसका गठन किया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1936 ईस्वी में, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लिए होंगे। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ। ठीक, कई बार इसको शॉर्ट में बोला जाता है प्रलेख, अगर प्रलेस, इसको प्रलेस बोल दिया जाता है, मतलब प्रगतिशील लेखक संघ। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कहाँ? लखनऊ में। ये भी सवाल पूछा जाता है, जगह का नाम है। और इससे पहले विश्व स्तर पर भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें कि E.M. फॉस्टर, सज्जाद जहीर का नाम आता है, और जगह का नाम लंदन, पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। उसी के आधार पर भारत में भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई, लखनऊ में हुई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष उनका नाम था प्रेमचंद। इसकी अध्यक्षता की बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है प्रेमचंद। इन्होंने यहाँ पर साहित्य का उद्देश्य नाम से संबोधन दिया। साहित्य का उद्देश्य 1936 ईस्वी में साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसमें कहते हुए इन्होंने दो तीन बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्य तौर पर बार बार यही दोहराया जाता है कि उन्होंने कहा कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाला मशाल है, और जो साहित्य है मानव जीवन की आलोचना का नाम ही साहित्य है। ठीक है, तो ये इस तरीके के भी सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे भी आएंगे आप तुरंत याद करके उसको सही करने की कोशिश कीजिएगा। और 1936 जो है काफ़ी यादगार वर्ष रहा है। इसी साल गोदान का भी प्रकाशन हुआ था, और जो राम की शक्ति पूजा है उसका भी प्रकाशन हुआ था। तो और जो प्रगतिवाद का जो शुरुआत होती है या फिर छायावाद का जो अंत होता है 1936 ईस्वी से ही होता है। तो जब आप कविता का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें प्रगतिवाद का समय कब से कब तक है, 1936 से 1943। तो देखेंगे कि 1936 से साहित्य में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, साहित्य प्रगतिशीलता की तरफ जाने लगता है। ठीक है, उसमें एकदम यथार्थवादी रचनाएं आने लगती हैं, किसान, मजदूर, महिलाओं को साहित्य के केंद्र में रखा जाने लगता है। तो इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी इसका महत्व है, क्योंकि उस समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी। जितने भी साहित्यकार थे उससे धीरे धीरे प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, तो ये भी तथ्यात्मक रूप में आप इसको याद रखिए। अब अगला जो है वो भी 1936 ईस्वी में है, जिसमें कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ। कहाँ हुआ? वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, जहाँ पर वर्तमान समय में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित है। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 पत्र पत्रिकाएं वहाँ से UGC केयर लिस्टेड निकल रही हैं, जिसमें बहुवचन, और एक पत्रिका और थी, उसका आप नाम कमेंट्स कर बताया कि कौन सी थी। ठीक है, तो ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में स्थापित हुई थी। इससे जुड़े हुए थे पुरुषोत्तम दास टंडन, इससे जुड़े हुए थे। और राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए 2 पत्रिकाएं यहाँ से प्रकाशित हो रही थी। पहला का नाम राष्ट्रभाषा था, दूसरा का नाम राष्ट्र भारती।
ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। राष्ट्रभाषा और दूसरा है राष्ट्र भारती। ये दोनों पत्रिकाएं उस ज़माने में सन 1936 में प्रकाशित हो रही थी और राष्ट्रभाषा का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए उसी के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि और कौन सी सभाएं और संस्थाएं स्थापित हुई। सन 1942 ईस्वी में एक और टर्निंग मोड़ आता है हिंदी साहित्य में, जिसमें कि इफ्टा का वहाँ पर स्थापना हुई। इफ्टा 1942 में। ये भी कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है और क्रम के अनुसार उसको सही करने की बात आती है तो इसको भी विकल्प में रख दिया जाता है। इफ्टा, इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इंडियन इफ्टा का फुल फॉर्म इंडियन पुपिल्स थिएटर एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और ख़ासतौर से ये उस समय नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूकता करने की कोशिश थी इस संघ की, एसोसिएशन की। ठीक है, फिर 1944 ईस्वी में स्थापना हुई परिमल ग्रुप की। परिमल ग्रुप जिसमें कि जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, इन लोगों का नाम आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रयोगवादी कविताएं और नई कविता के जो कवि थे उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट मत रखते थे, तो इनको परिमल समूह में रख दिया गया, जिसमें कि धर्मवीर भारती का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ठीक है, फिर 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, परिमल ग्रुप को आप इलाहाबाद से जोड़ सकते हैं। इलाहाबाद में ज़्यादातर लोग रहा करते थे यहाँ के। इसका उतना जगह का नाम नहीं मिला है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना नई दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। साहित्य अकादमी जिसके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। 1954 में नई दिल्ली में ही हुआ। ठीक, और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने साहित्य अकादमी की स्थापना की। तो कुल मिला कर उस समय राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री हैं दोनों का फोकस संगीत और साहित्य के तरफ था और दोनों के नाम पर उन्होंने एक एक संस्था की स्थापना की। ठीक है, 1959 ईस्वी में NSD की स्थापना हुई, जिसको कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहा जाता है। इब्राहिम अलका जी के निर्देशन में इसकी स्थापना हुई। इब्राहिम अलका जी। ठीक, तो कई बार सवाल पूछा भी जा सकता है कि अलका जी का संबंध कहाँ से था, तो NSD से था। ठीक है, तो ये 1959 में हुआ। और इसी समय एक और सभा की स्थापना हुई, बल्कि संस्थान की स्थापना हुई, जिसका नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान। आगरा में स्थित है। और जब मैं UGC केयर लिस्टेड पत्र पत्रिकाओं की बात कर रहा था, तो वर्तमान समय में केंद्रीय हिंदी संस्थान से कुल 5 पत्र पत्रिकाएँ ऐसी हैं जो कि UGC केयर लिस्टेड से संबंधित हैं, उसमें उनको मान्यता मिली है, अप्रूव्ड है। तो ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बताया भी कि आपको पूरा उसका पत्र पत्रिकाएँ कहाँ से निकलती हैं, उसकी जगह का नाम बताना चाहिए, संपादक का नाम बताना चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो भी उस UGC केयर लिस्टेड में दिया गया है केवल उसी को बताया जाए। ठीक है, बाद में जब धीरे धीरे और क्लासेस चलेंगी तो आवश्यकता अनुसार संस्थानों का नाम बता दिया जाएगा। तो हम केंद्रीय हिंदी संस्थान की चर्चा कर रहे थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। ठीक, और हिंदी भाषा का विकास कैसे किया जाए, भाषा को ध्यान में रखकर ही इसकी स्थापना हुई थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ ऐसे संस्थाएं थीं जिनके संस्थापन वर्ष का पता नहीं है, लेकिन उनके संस्थापकों का पता है, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो कौन सी हैं? तो इसमें पहली जो संस्था है उसका नाम है अंजुमन, जिसके संस्थापक थे नवीन चंद राय, और लाहौर में इसकी स्थापना किया था उन्होंने। लाहौर, तत्कालीन समय में लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी नवीन चंद्र राय। जब मैंने पत्र पत्रिकाओं के बारे में चर्चा की थी तो इसमें नवीन चंद्र राय ने भी एक पत्र निकाला था लाहौर से,
उसका नाम आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि वो कौन सा पत्र था। ठीक। दूसरी जो संस्था थी जिसका नाम है कविता वर्धिनी सभा, कविता वर्धिनी सभा, जिसकी स्थापना हुई थी काशी में और संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है। अगली जो संस्था है उसका नाम है इसी के तर्ज पे भाषा संवर्धिनी सभा, भाषा संवर्धिनी सभा, जिसके स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अलीगढ़ में, अलीगढ़, जिसके संस्थापक थे बाबू तोताराम। ठीक। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना की थी अलीगढ़ में। अगली जो सभा है उसका नाम है रसिक समाज, रसिक समाज की स्थापना हुई थी कानपुर में। ठीक। इसके संस्थापक का नाम नहीं पता है, इसलिए जगह का नाम ही याद रखिए। और लगभग परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, जो कंफर्म है उन्हीं सारी चीज़ों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। अगली जो संस्था है उसका नाम है कवि समाज। आप देख रहे हैं कि पहले रसिक समाज था, फिर कवि समाज। कवि समाज की स्थापना आजमगढ़ में हुई थी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का एक जिला, जिसके संस्थापक थे सुमेर सिंह। ठीक है। और आखिरी जो सभा थी काशी सार्वजनिक सभा, काशी सार्वजनिक सभा, जिसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी सार्वजनिक सभा, जिसके संस्थापक थे भारतेंदु, और ये कहाँ थी? काशी में। नाम में ही जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका स्थान काशी रहा होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने फोकस किया था कि जो महत्वपूर्ण सभाएं थीं, संस्थाएं थीं, और उनके जो संस्थापक थे और जो स्थान थे जहाँ पर स्थापना हुई थी, उस पर चर्चा की जाए। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में खासतौर से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी, यूपी हायर एजुकेशन, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, इनमें से सवाल जरूर आते हैं। इसको काफ़ी आप गंभीरता से देखिए लेक्चर को, और कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, ताकि हम प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।